कहानी की शुरुआत होती है तो हम वॉइड नाम के एक आदमी को बैल बजाते हुए देखते हैं। वॉइड इस कहानी के मेन कैरेक्टर में से एक है। शाम के 5:30 बजे हैं और वॉइड बैल बजाकर सबको अपने घर के अंदर जाने के लिए अलर्ट कर रहा है। घंटी की आवाज सुनकर सभी लोग अपने घरों के अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद हम एक क्लिनिक के अंदर कैनी और क्रिस्टी नाम के एक लड़के और लड़की को देखते हैं। कैनी यहाँ अपने माता पिता के साथ फंसा हुआ है। कैनी के पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती है, इसलिए वे क्लिनिक में ही रहते हैं। यहाँ पर उनकी देखभाल के लिए एक नर्स भी है। क्रिस्टी इस क्लिनिक में डॉक्टर है और वो कैनी के पिता की देखभाल भी करती है। कैनी क्रिस्टी को पसंद करता है, लेकिन कैनी ने अभी तक क्रिस्टी को अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताया है, शायद इसीलिए कि क्रिस्टी कहीं उसे गलत ना समझ ले। खैर, इसके बाद हम एक फ्रेड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के घर पर था और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो चलने की हालत में भी नहीं था। तब उसका दोस्त उसे अपने घर पर ही रोक लेता है और वो भी अपने घर को अच्छी तरह से लॉक कर लेता है। यहाँ वो विंडो तक को एक कपड़े से कवर कर देता है ताकि कोई बाहर से अंदर न देख सके। वहीं फ्रेड की वाइफ घर के बाहर उसका वेट कर रही होती है, लेकिन जब काफी समय तक भी वो घर नहीं आता तो वो भी घर के अंदर चली जाती है। फ्रेड की वाइफ अपने घर को लॉक करती है और अपने घर के गेट पर एक अजीब सा ब्लैक स्टोन लगा देती है। इधर जब फ्रेड की बेटी रूम में सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसे विंडो से किसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि वो उसकी ग्रैंड माँ है। ये सुनकर वो छोटी बच्ची विंडो के पास जाती है और वो विंडो से कपड़ा हटाकर देखती है तो वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे यहाँ पर बाहर बहुत सर्दी भी लग रही है, मुझे अंदर आने दो। और उस छोटी बच्ची को लगता है कि शायद ये औरत सच में उसकी ग्रैंड माँ है और उसकी मोम जब तक उसे रोकती तब तक वो छोटी बच्ची जिसका नाम मेगन है उस विंडो को खोल देती है और तभी वो बूढ़ी औरत एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और अंदर जाकर वो मॉन्स्टर उस बच्ची और उसकी मोम दोनों को मारकर खा जाता है। अगले दिन जब फ्रेड घर पर आता है तो वो देखता है कि उसके घर के सामने काफी सारे लोग खड़े थे। तभी वॉइड फ्रेड के पास आता है और वो उसे घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है। वॉइड फ्रेड से कहता है कि देखो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ है, इनकी सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुम घर से बाहर थे। जिसके बाद वॉइड कैनी से कहता है कि फ्रेड को अरेस्ट कर लो। अब जिसके बाद वे सभी लोग उनके फ्यूनरल की तैयारी करने लगते हैं। इधर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल जिम और टैबिता, उनके 2 बच्चे ईथन और जूली अपनी आरवी वैन से वेकेशन पर घूमने जा रहे थे, जहां जूली अपने छोटे भाई ईथन को मॉन्स्टर के बारे में बता रही थी, जिससे ईथन डर जाता है। तब टैबिता ईथन से कहती है कि मॉन्स्टर जैसा कुछ नहीं होता है। वे लोग ये बातें करके आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें रोड के सामने एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वे सभी लोग आरवी से बाहर आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगते हैं, जिनकी आवाज बहुत ज्यादा क्रीपी थी और उसे सुनकर वे सभी लोग अपनी आरवी में बैठकर वापस जाने लगते हैं। और अब चलते चलते वे लोग उस टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर फ्रेड की फैमिली का फ्यूनरल चल रहा था। लेकिन फ्यूनरल में मौजूद सभी लोग जिम्मी की आरवी को बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। तब वॉइड कहता है कि इन्हें अभी कोई कुछ नहीं बताएगा। जिसके बाद वॉइड जिमी के पास जाता है और वो जिमी से पूछता है कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। जिस पर जिमी कहता है कि दरअसल हमें हाईवे पर जाना है और हमें काफी समय हो गया है इस रोड पर चलते हुए, लेकिन हमें हाईवे नहीं मिल रहा है। हम सीधा जा रहे थे, लेकिन तभी हमें रास्ते में रोड के बीच एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया और फिर हमने एक यू टर्न लिया और उसके बाद से ही हम लोग यहाँ पर गोल गोल घूम रहे हैं। अब ये सुनकर वॉइड कहता है कि आप यहाँ से सीधे चले जाओ, जिससे आप हाईवे पर पहुँच जाओगे। जिसके बाद जिमी वॉइड को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब कैनी वॉइड से कहता है कि आपने इन्हें सच क्यों नहीं बताया कि ये लोग अब कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। जिस पर वॉइड कहता है कि अगर मैं इन्हें बता भी देता तो भी ये लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करते और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ही करते रहते। अब फ्यूनरल खत्म होने के बाद वॉइड अपने बेटे एलिस से मिलने जाता है, जो कि वॉइड के साथ नहीं रहता है। दरअसल इस टाउन में रहने वाले लोग 2 सेक्शन में बटे हुए हैं। कुछ लोग अलग अलग घरों में रहते हैं जिन्हें टाउन हाउस कहते हैं, जबकि कुछ लोग एक बड़े से घर में एक साथ रहते हैं और उसे कॉलोनी हाउस कहते हैं। वॉइड का बेटा एलिस अपनी गर्लफ्रेंड फातिमा के साथ कॉलोनी हाउस में रहता है, जिसे डोना नाम की एक औरत लीड करती है। वही टाउन हाउस को वॉइड लीड करता है। वैसे इस टाउन में कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सभी की सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए हैं,
जैसे कि शाम को 7 बजे से पहले सभी लोगों को अपने घरों के अंदर चले जाना है। सभी को अपने घरों के गेट और खिड़कियों को अच्छे से कवर करके रखना है। रात में किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना है, क्योंकि शाम के 7 बजे के बाद अंधेरा होते ही इस टाउन में मॉन्स्टर घूमने लगते हैं और वे बिल्कुल इंसानों के जैसे दिखते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि वे मॉन्स्टर तब तक घर के अंदर नहीं आ सकते जब तक कि खुद घर में रहने वाले लोग उनके लिए दरवाजा न खोल दें। जैसे कि फ्रेड की बेटी मेगन ने खुद दरवाजा खोलकर उस मॉन्स्टर को घर के अंदर बुलाया था। इस कहानी में बहुत सारे रहस्य हैं जो आपको आगे पता चलेंगे। खैर, इसके बाद बॉयड अपने बेटे एलिस को कल रात टाउन में हुए हादसे के बारे में बताता है और उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल एलिस अपने पिता से नाराज है। इसके बाद बॉयड कैनी के साथ मिलकर रोड के बीच में कीले लगाने लगता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी और जिमी की फैमिली का रात में बाहर रहना सेफ नहीं था। इसीलिए बॉयड उनकी आरवी के टायर को पंचर करके उन्हें टाउन के अंदर सेफ रखना चाहता था। उधर दूसरी ओर जिमी और उसकी फैमिली अभी तक रोड पर ही गोल गोल घूम रहे थे। तभी उन्हें सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल थी और उस गाड़ी को बचाने के चक्कर में आरवी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जिमी के बेटे ईथन के पैर में एक लोहे की रोड घुस जाती है और वे लोग भी आरवी में बुरी तरह फंस चुके थे। लेकिन कार में मौजूद एक आदमी जिसका नाम टोबी था, हेल्प मांगता हुआ वॉइड के पास आता है और वो उन्हें एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देता है। तब वॉइड खुद उनकी हेल्प करने चला जाता है और टोबी को कैनी के साथ भेजकर कैनी से टाउन से हेल्प लाने के लिए कहता है। वॉइड देखता है कि कार में मौजूद दूसरा इंसान जिसका नाम जेड है काफी नशे में था। तब वॉइड जेड को उसकी गाड़ी से ही बांध देता है ताकि वो नशे की हालत में जंगल में न चला जाए। जिसके बाद वॉइड आरवी के अंदर जाता है और वो अंदर जाकर सभी को शांत रहने के लिए कहता है। तभी कैनी भी क्रिस्टी, एलिस और चर्च के फादर खतरी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। तब वॉइड कैनी से सभी को लेकर कॉलोनी हाउस जाने के लिए कहता है, क्योंकि इस समय ईथन को आरवी से निकालना जानलेवा हो सकता था। इसलिए क्रिस्टी आरवी में ही ईथन का इलाज करने का फैसला करती है। तब जिमी टैबिथा और जूली को कैनी के साथ जाने के लिए कहता है और वो खुद ईथन के पास आरवी में ही रुक जाता है। वॉइड कैनी से कहता है कि अंधेरा होने से पहले कॉलोनी हाउस पहुंच जाना, जिस पर जिमी पूछता है कि अगर अंधेरा हो भी गया तो क्या हो जाएगा। तब वॉइड कहता है कि धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें हम पर ट्रस्ट करना होगा। जिसके बाद वॉइड आरवी को ब्लैंकेट और बेडशीट से अच्छे से कवर कर देता है और क्रिस्टी अपने साथ वो ब्लैक स्टोन भी लाई थी जिसे वॉइड आरवी के गेट पर लगा देता है। इधर वॉइड और कैनी जल्दबाजी में उन कांटों को रोड से हटाना भूल गए थे, जिस वजह से उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं। तब वे सभी लोग पैदल ही कॉलोनी हाउस की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और कुछ ही समय में वे मॉन्स्टर भी आने वाले थे। इधर बारिश भी शुरू हो जाती है और अब वे मॉन्स्टर आरवी के पास पहुंच चुके थे और जिनके आने की आहट वॉइड भी सुन लेता है। तब वॉइड कहता है कि वे आ गए हैं। वे सभी मॉन्स्टर बाहर खड़े हेल्प मांग रहे थे। अब उनकी आवाज सुनकर जिमी कहता है कि बाहर लोग हैं और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो वॉइड उसे समझाता है कि ना तो वे इंसान हैं और ना ही उन्हें कोई हेल्प चाहिए। अगर तुमने दरवाजा खोला और वे अंदर आ गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो इंसान को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। अब जिमी को वॉइड की बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेता है, क्योंकि उसका बेटा ईथन अभी तक बेहोश था। तब जिमी कहता है कि वे लोग अगर मॉन्स्टर हैं तो वे आसानी से आरवी में आ सकते हैं, क्योंकि आरवी चारों तरफ से टूट चुकी है। जिस पर वॉइड कहता है कि जब तक ये स्टोन यहाँ गेट पर लगा हुआ है वे अपने आप अंदर नहीं आ सकते। जिमी कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मामूली सा पत्थर मॉन्स्टर को रोक सकता है। जिस पर वॉइड कहता है कि हाँ, ये उन्हें रोक सकता है। जिमी को लग रहा था कि ये लोग शायद पागल हैं, इसीलिए ये लोग कहानियों पर विश्वास कर बैठे हैं। खैर, क्रिस्टी काफी कोशिश करने के बाद ईथन के पैर से उस रोड को निकाल देती है और जिसके बाद वो उसके घाव पर पट्टी बांध देती है। दूसरी तरफ कैनी और बाकी सभी लोग भी किसी तरह से कॉलोनी हाउस तक पहुंच चुके थे। वे लोग जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और अब कुछ मॉन्स्टर भी कॉलोनी हाउस के पास आ चुके थे। लेकिन तभी डोना शोर सुनकर नीचे आती है और वो सही समय पर दरवाजा खोलकर सभी की जान बचा लेती है। अंदर जाकर डोना रूल के अनुसार टैबिथा और जूली के हाथ बांधकर उन्हें अलग अलग कमरे में बंद कर देती है। डोना टैबिथा से कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन ये करना जरूरी है। यानी कि जो भी इंसान यहाँ पर पहली बार आता है ये लोग एक रात उसके हाथ बांध कर रखते हैं, क्योंकि नए लोगों को यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता होता और वे गलती से दरवाजा न खोल दें, इसलिए ये लोग पहली रात उन्हें बांध कर रखते हैं। अब डोना टैबिथा को यहाँ के रूल्स
और यहाँ पर होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताती है। लेकिन टैबिथा को इन सब से कोई मतलब नहीं था, उसे बस अपनी बेटी जूली की फिक्र थी, क्योंकि उसे एक दूसरे रूम में बंद किया हुआ था। तभी जूली के पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है। विक्टर एज से तो काफी बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। वो जूली से कहता है कि जब मैं छोटा था मैं तब से यहाँ पर हूँ, मुझे पीच खाना बहुत पसंद है, लेकिन डोना मुझे खाने नहीं देती। तब वो जूली से भी पूछता है कि क्या तुम पीच खाओगी, लेकिन जूली उसकी बातों से डर रही थी। तभी उसके पास फातिमा आती है और वो विक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फातिमा जूली से कहती है कि विक्टर बुरा इंसान नहीं है, बस वो यहाँ पर बहुत सालों से कैद है, इसलिए उसका दिमाग ऐसा हो गया है। जिसके बाद फातिमा जूली के हाथ खोल देती है। वो जूली से कहती है कि प्लीज तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, बस आज रात की ही बात है, उसके बाद तुम्हें कोई भी बांध कर नहीं रखेगा। जिसके बाद फातिमा जूली को एलिस की पेंटिंग दिखाती है, जो कि जूली को काफी पसंद आती है। जिस पर फातिमा कहती है कि ये सब मेरे बॉयफ्रेंड एलिस ने बनाया है। और अब फातिमा जूली को विंडो से उन मॉन्स्टर को दिखाती है जो कि टाउन में घूम रहे थे। फातिमा कहती है कि बस इनकी वजह से ही यहाँ पर रात में कोई भी किसी को घर के अंदर नहीं आने देता। ये सिर्फ देखने में इंसानों के जैसे हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उधर डोना टैबिथा को अपने यहाँ आने की कहानी सुनाती है। डोना कहती है कि मैं और मेरी बहन साथ में घूमने जा रहे थे, लेकिन हमें रोड के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद हम रास्ता भटक गए और अंधेरे में हमारे सामने इंसानों के रूप में वो मॉन्स्टर आ गए और उन मॉन्स्टर ने मेरी सिस्टर को पकड़ लिया। मैं किसी तरह से भागकर एक पेड़ के अंदर छुप गई थी, लेकिन वे मॉन्स्टर मेरी बहन को जिंदा ही फाड़ कर खा गए। वे मॉन्स्टर इंसानों को मारते नहीं हैं, वो सबसे पहले उन्हें तड़पाते हैं और उन्हें जिंदा ही खाते रहते हैं। वे शरीर का सारा मांस खा जाते हैं और शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं। तब डोना की बात सुनकर टैबिथा को डोना की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। दूसरी तरफ हम कैनी के फादर चैन को देखते हैं, जो कि अपनी नर्स के साथ चेस खेल रहे थे और उसी क्लिनिक में एक सारा नाम की लड़की अपने भाई नीथन के साथ टोबी की देखभाल कर रही थी। वैसे तो सारा डाइनर में काम करती है, लेकिन आज उसे टोबी की देखभाल का काम दिया गया था, क्योंकि क्रिस्टी और कैनी यहाँ पर नहीं थे। तभी अचानक से सारा का बिहेवियर बदलने लगता है और वो टोनी को मार डालती है। जिसके बाद वो क्लिनिक का दरवाजा भी खोल देती है, ताकि सबको ये लगे कि टोबी को मॉन्स्टर ने मारा है। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तब उसका भाई नीथन उससे रोने की वजह पूछता है, जिस पर सारा झूठ बोल देती है कि वो क्लिनिक का दरवाजा बंद करना भूल गई है। इधर कैनी के फादर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। तब नर्स क्लिनिक से उनकी दवाई लेने जाती है, लेकिन वो देखती है कि क्लिनिक का दरवाजा खुला हुआ है और तभी वहाँ पर वे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वे मॉन्स्टर कैनी के फादर और उस नर्स दोनों को ही मार डालते हैं। उधर कॉलोनी हाउस में कैनी को वॉइड और बाकी सब लोगों की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वे सब लोग जंगल में थे और उनके साथ कुछ भी हो सकता था। दूसरी ओर हम जूली को देखते हैं, जो कि फातिमा और एलिस से बात कर रही थी और जूली को फातिमा और एलिस का नेचर काफी अच्छा लगा और वे तीनों अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि वे लोग एक ही एज के थे, इसलिए जूली उनके साथ खुश थी। अब सुबह होती है तो कैनी जूली और टैबिथा को लेकर वॉइड के पास पहुंच जाता है, जहां कैनी सभी को सही सलामत देखकर काफी खुश था और टैबिथा भी अपनी फैमिली को सही सलामत देखकर उन्हें गले लगा लेती है। जिसके बाद जब वे लोग घर आते हैं तो कैनी को रात के हादसे के बारे में पता चलता है और जब वो क्लिनिक के अंदर जाता है तो वो अपने पिता की ऐसी हालत देखकर टूट जाता है। क्रिस्टी और फादर खत्री उसे संभालते हैं, लेकिन इस समय कैनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो जंगल में जाता है और एक पेड़ को काटने लगता है। तब वॉइड उसके पास आता है और वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैनी कहता है कि मैं चेस की गोटियां बनाने के लिए पेड़ काट रहा हूँ, क्योंकि पुराना चेस खून से सना हुआ है और मैं अपने पिता के लिए एक नया चेस बोर्ड बनाऊंगा। और अभी तक पिछले 96 दिनों से इस टाउन में कोई भी हादसा नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 2 दिन में ही काफी लोग मारे गए। वॉइड कैबिन के अंदर जाकर एक की रिंग को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ हम ईथन को देखते हैं, जो कि अपनी बहन जूली के साथ बैठा हुआ विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। तब जूली ईथन से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर ईथन कहता है कि कुछ नहीं। तभी वो अपनी विंडो के बाहर एक छोटे बच्चे को देखता है, जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, जो कि ईथन को देखकर मुस्कुरा रहा था।
दूसरी ओर जेड का नशा भी अब उतर चुका था और वो खुद को बेड से बंधा हुआ देखकर चिल्लाने लगता है। तभी उसके पास डोना आती है। वो जेड से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने कुछ बताया। जेड कहता है कि क्या बताना था और मेरा दोस्त टोबी कहाँ है। तब डोना जेड को रात के हादसे के बारे में बताती है और ये भी कि ये जगह कितनी खतरनाक है। वो उसे मॉन्स्टर के बारे में भी बताती है, लेकिन जेड को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि उसका दोस्त टोबी उसे किसी गेम में लाया है जहाँ पर सभी लोग एक्टिंग कर रहे हैं और उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कुछ क्लू ढूंढने होंगे। और ये सोचकर वो कॉलोनी हाउस से बाहर आता है और एक लड़की से साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए चला जाता है। सबसे पहले वो डाइनर में जाता है क्योंकि उसे भूख भी लगी थी और वो डाइनर में लोगों को देखकर हंसने लगता है। उसे लग रहा था कि यहाँ भी लोग कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। खैर, इस डाइनर के अंदर कैनी की मोम खाना बनाती है। हालांकि ये समय कैनी की फैमिली के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वे सभी के लिए नाश्ता बनाती है। सारा भी आज डाइनर में थी। तभी वो बाहर अपने भाई नीथन को देखती है, जिसे देखकर वो डाइनर से बाहर आती है और वो नीथन से कहती है कि वो किसी को भी ये ना बताए कि क्लिनिक का दरवाजा मैंने खोला था। नीथन कहता है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम अब ये सब दोबारा नहीं करोगी। जिस पर सारा कहती है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें ये सब करना ही होगा। आखिर सारा ऐसा क्यों कर रही थी, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। खैर, इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं, जो कि अपने कदमों से घर से पेड़ों के बीच की दूरी नाप रहा था। विक्टर इस कहानी का काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला सबसे पहला इंसान विक्टर ही है और वो इस जगह के बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन वो किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करता। दूसरी ओर हम जूली को देखते हैं, जो कि उदास अकेले खड़ी थी। तभी उसके पास फातिमा आती है और वो उससे कहती है कि परेशान मत हो। जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो काफी दिनों तक मैंने किसी से बात नहीं की थी, लेकिन फिर मुझे एलिस मिला, जिसने मुझे समझाया और संभाला। तुम फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में तुम्हें भी यहाँ की आदत हो जाएगी। जिसके बाद हम जिमी की फैमिली को देखते हैं, जो कि ईथन का मन बहलाने के लिए उसके साथ खेल रहे थे। तभी उनके पास फादर खत्री आते हैं और वे जिमी की फैमिली को बताते हैं कि आज टाउन में एक सेरेमनी होने वाली है, जहाँ पर सभी लोगों को आना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर नए लोगों को ये फैसला करना होता है कि उन्हें अलग घर में रहना है या फिर कॉलोनी में। कॉलोनी की हेड डोना है और टाउन का हेड शेरिफ बॉयड। जिसके बाद फादर जिमी और टैबिथा को वो घर दिखाते हैं जो कि उन्हें मिलने वाला था अगर वे टाउन में रहते हैं तो, और ये घर था फ्रेड का। तब फादर उन्हें उस घर के पहले ओनर के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वे मीगन के रूम को दिखाते हुए कहते हैं कि इस रूम में ही वो हादसा हुआ था। अब उस रूम में खून के निशानों को देखकर टेबिथा घबरा जाती है और वो घर से बाहर आ जाती है। तब वो जिमी से कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, जिस पर जिमी उसे समझाता है कि अब यही हमारी किस्मत है। दूसरी तरफ हम बॉयड को देखते हैं, जो कि फ्रेड के साथ जंगल में आया था, क्योंकि आज फ्रेड का आखिरी दिन था। आज उसे सजा के तौर पर एक केज में बंद किया जाएगा, क्योंकि फ्रेड की गलती की वजह से ही उसकी फैमिली अब नहीं रही, इसीलिए उसे सजा के तौर पर उस केज में बंद किया जाने वाला था, ताकि टाउन के बाकी लोग दोबारा कोई गलती ना करे। तब फ्रेड बॉयड से कहता है कि ये मेगन की फेवरेट जगह थी, वो अक्सर यहाँ पर आती थी। जिसके बाद फ्रेड बॉयड से कहता है कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे परिवार के पास ही दफन करना। दूसरी ओर हम एलिस को देखते हैं, जिसने जुगाड़ से ईथन के लिए एक सपोर्टिव स्टिक बना दी थी, जिससे वो चल पाए। जिसे देखकर ईथन काफी खुश था और ईथन को खुश देखकर जूली एलिस से काफी खुश थी। अब सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहाँ जेड कैनी से पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे वो क्लू कहाँ ढूंढने चाहिए। जिस पर कैनी कहता है कि ये कोई गेम नहीं है, ये एक नर्क है, जहाँ तुम्हारी थोड़ी सी लापरवाही तुम्हारी जान लेने के लिए काफी है। अब जिसे सुनकर जेड कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, इसके लिए तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। और ये कहकर जेड वहाँ से चला जाता है। अब फिर से हम विक्टर को देखते हैं, जो कि अपनी कैलकुलेशन को एक पेपर पर लिख रहा था। तभी उसके पास ईथन आता है और वो विक्टर से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर विक्टर कहता है कि ये सब तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये सुनकर ईथन कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। जिस पर विक्टर बहुत रूड होकर कहता है कि अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ। तब ईथन कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं बस तुमसे ये पूछ रहा था कि यहाँ पर जो एक दूसरा बच्चा है उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहता है। मैंने उसे सुबह यहीं पर देखा था। अब ये सुनकर विक्टर शॉक्ड हो जाता है कि क्या ईथन ने भी उस बच्चे को देखा है। विक्टर ईथन से पूछता है कि कौन सा बच्चा। जिस पर ईथन कहता है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े और व्हाइट कलर के ही शूज पहने थे। विक्टर पूछता है कि क्या सच में तुमने उसे देखा है। जिस पर ईथन कहता है कि हाँ, मैंने उसे सुबह ही देखा था।
तब विक्टर कहता है कि मैं तुम्हें उससे मिलाने ले चलूंगा। जिसके बाद विक्टर ईथन से कहता है कि मैं यहाँ पर पेड़ों की मूवमेंट चेक कर रहा हूँ, ये जंगल रात में चलता है। और अब इससे पहले विक्टर ईथन को कुछ और बता पाता, तभी जूली ईथन को आवाज लगाती है और वो ईथन से कहती है कि दोबारा इस पागल से बात मत करना। अब सीन शिफ्ट होता है जेड पर, जो कि गेम के क्लू ढूंढता हुआ एक तहखाने में आ जाता है और अंदर जाते ही वो काफी खुश था। लेकिन जब वो एक दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि अंदर एक बड़े से पत्थर के नीचे एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी थी और अचानक ही वो इंसान जिंदा हो जाता है। अब जिसे देखकर जेड के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो पीछे गिर जाता है। तभी उसे छत पर एक निशान बना हुआ दिखाई देता है। तब वो जल्दी से भागकर उस तहखाने से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे अब भी यही लग रहा था कि ये सब टोबी नहीं किया है। इसके बाद हम वॉइड को देखते हैं, जो कि चर्च में फादर से कहता है कि क्या ये ठीक है कि हम जानबूझकर किसी की जान ले रहे हैं। जिस पर फादर कहते हैं कि लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें कुछ कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके वॉइड किसी को भी मारना नहीं चाहता था। तब वो फ्रेड के पास जाता है और वो उसे वही पत्थर देकर कहता है कि तुम इस टाउन से बाहर चले जाओ और जंगल के पास एक घर है, तुम उसमें ही रहना, सबसे अलग। अब जिसके बाद सेरेमनी शुरू होती है और वॉइड बाकी सबको भी इसके बारे में बता देता है कि वो फ्रेड को सजा के तौर पर जंगल के पास वाले घर में रहने के लिए भेज रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रेड आ जाता है और वो पत्थर लौटाते हुए कहता है कि इस पत्थर की जरूरत मुझसे ज्यादा नए लोगों को है, क्योंकि मैं तो अपना परिवार खो चुका हूँ और अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और का परिवार भी मुश्किल में आए। और वैसे भी अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा है। अब ये सुनकर जेड ताली बजाने लगता है कि वाह क्या बढ़िया एक्टिंग है। अब ये देखकर वॉइड को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो जेड से कहता है कि यहाँ पर रखे पत्थर और फूल में से एक को उठाओ। तब जेड बिना कुछ सोचे समझे पत्थर उठा लेता है, जिसका मतलब था कि वो टाउन में रहेगा। अब जिमी की फैमिली की बारी थी, जहाँ पर टैबिता, जिमी और ईथन पत्थर चुनते हैं, लेकिन जूली फूल पिक करती है, यानी कि वो कॉलोनी में अपने नए दोस्तों के साथ रहना चाहती थी। हालांकि टैबिता जूली को काफी समझाती है, लेकिन जूली कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तब वॉइड कहता है कि आप परेशान मत हो, मेरा बेटा भी मुझसे अलग कॉलोनी हाउस में रहता है और वो जूली का ख्याल रखेगा। अब सेरेमनी खत्म होने के बाद कैनी जेड को टोबी की डेड बॉडी दिखाता है और उसे देखकर जेड को यकीन हो जाता है कि ये कोई गेम नहीं है, यहाँ पर ये सभी लोग सच में फंसे हुए हैं। जिसके बाद कैनी जेड को अपने घर पर ले जाता है, क्योंकि अब वो उसके साथ ही रहने वाला था। अब रात भी होने वाली थी और सजा के तौर पर फ्रेड को केज में बंद कर दिया जाता है। हालांकि वॉइड इस सब से काफी दुखी था, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये खुद फ्रेड का फैसला था। अब रात होती है और सभी लोग अपने अपने घरों को लॉक कर लेते हैं। उधर फ्रेड केज के अंदर था और वो काफी डरा हुआ था। तभी अंधेरा हो जाता है और मॉन्स्टर उसके केज के पास आ जाते हैं। वो फ्रेड को देखकर स्माइल कर रहे थे और अगले ही पल वो उस केज को तोड़ देते हैं और फिर वो फ्रेड को मारकर खा जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी के पहले 3 एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं। आने वाले एपिसोड अगले पार्ट में आएंगे।